जेई मेंस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और पिछले 4 सालों की तरह इस साल भी आदित्य क्लासेस के सारे बच्चों का जेई मेंस क्लियर हो चुका है। एंड बिलीव मी, पिछले 4 सालों से हमारे रिजल्ट 100% है। तो ऐसी क्या खास स्ट्रेटेजीज है जो हम आदित्य क्लासेस में अपनाते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों का कंटिन्यूअसली पिछले 4 सालों से 100% रिजल्ट रहा है। सारे के सारे बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करके गए हैं। आज सारी की सारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा फॉर जेई मेंस 2025, ताकि आप अच्छे से पढ़े और आपका भी जेई मेंस 2025 का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम पास के जस्ट सीधा गेट इनटू वीडियो। तो देखिए, अगर एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम का आपको पता है कि 20-20 के पहला सेक्शन आना है, फिर इंटीजर टाइप आना है, उसमें से 10 क्वेश्चन 5-5 इसमें से करने होते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मतलब इंटीजर टाइप वाले सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि ये वाले क्वेश्चन मुश्किल आने वाले हैं। जनरली होता क्या है कि मैथमेटिक्स के जो 5 क्वेश्चन है मुश्किल होते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते। ये वाले क्वेश्चन है कंपैरेटिवली काफी इजी, तो इसको आप मत छोड़ के जाओ, कुछ ना कुछ इसमें कोशिश करो, हमेशा इसके अंदर दिमाग लगाया करो, बिकॉज यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। इन 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से इजी वाले टकराते हैं और वो आप कर सकते हो। तो इसको कभी भी मत छोड़ के जाना, प्रैक्टिस सारे तरीके के क्वेश्चन की क्या करो हमेशा ही, ठीक है। अगली बार देखो तो यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए इस साल के हिसाब से। इस साल के हिसाब से आपका टारगेट समथिंग, देखो कुछ भी नहीं ना तो 200 प्लस का तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। दिस इज अ सेफ स्कोर टू गेट यू इनटू एनी एनआईटी दैट यू वांट, ठीक है। ये एक सेफ स्कोर है, 200 प्लस का टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस, किसी के शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है, किसी शिफ्ट का पेपर इजी आता है, मार्क्स वेरी करते जाएंगे। नॉर्मलाइज स्कोर आपके पास आता है, नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है आगे अपना। बट एक एवरेज आपको 200 का लेके चलना पड़ेगा कि आपको 200 नंबर का पेपर करके आना है। डजेंट मैटर कि पेपर इजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है। इजी आ रहा है तो 200 से ज्यादा करो, कम अगर आपका पेपर थोड़ा हार्ड आया आपकी शिफ्ट में तो 200 से कम का हो जाएगा, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ जाएगा, इजी वालों को कम हो जाएगा। तो इस वजह से इजी आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा करो, हार्ड आ रहा है तो भी ज्यादा से ज्यादा का ही ट्राई करो, बिकॉज उसमें आपके मार्क्स और ज्यादा बढ़ने ही आगे जाकर। ये वाला एक समथिंग सेफ स्कोर है जिसके ऊपर आपको दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है, अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस रख सकते हो, यहाँ पर आपको मिलेगी तो चॉइस, बट आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं मिलने वाली। 150 इज डिसेंट स्कोर, जहां पर आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हो। वहां पर आपको चॉइस नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा चॉइस नहीं मिलेगी, कुछ कुछ चॉइसेस मिलेगी, वहां से चूज करना पड़ेगा। 200 में आपकी चॉइस चलेगी, जहां आप चाहो वहां एडमिशन हो जाता है, ठीक है। इतनी सीट्स है हमारे पास आईआईटी के अंदर 16.5, जिसके लिए जेईई का एडवांस देना पड़ेगा, तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेंस दो, मेंस के बाद इतनी सीट बचती है आपके पास 28 और 7 35 35,000 सीट्स बचती हैं। इस 35,000 सीट के लिए लड़ाई करो, इसको छोड़ दो अभी के लिए, पहले इस पे ध्यान दो, एडवांस पे बाद में पहुंच ही जाएंगे आराम से। ओवरऑल देखो तो ये हमारा पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, 65% इजी, 70% इजी, 38% इजी। ये इजी का स्कोर है। ट्रस्ट मी, मैथ तो देखो बहुत हार्ड आ रही है। मेरे कुछ बच्चे थे जो पीसीबी के थे, जो नीट की तैयारी कर रहे थे, जिनको मैंने सिर्फ जेईई का मेन पेपर देने के लिए बोला था ताकि उन्हें पता चले कि भाई थोड़ा हार्ड कैसे करा जाएगा। वो मैथ बिल्कुल छोड़कर आए थे, 0 मार्क्स आए थे कई बच्चों के। एंड आफ्टर 0 मार्क्स 39.2 परसेंटाइल बनी है एक बच्चे की। 0 मार्क पे 39.2 परसेंटाइल बनी है। कुछ भी नहीं करा, सारे के सारे क्वेश्चन छोड़ देते फिर भी 39.2 परसेंटाइल आई है। ये है मैथ का जादू। लोगों की नेगेटिव में मार्क्स जा रहे हैं, मैथ इतनी मुश्किल आती है जेईई की। तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस डाल के चलो, मेजरली केमिस्ट्री पे, बिकॉज केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है जेईई के लिए, फिजिक्स कम स्कोरिंग है। ये इजी तो जेईई के रिस्पेक्ट में इजी है। देखो जेईई के लिए मुश्किल ही होगा सब कुछ, इजी से इजी क्वेश्चन होगा वो मुश्किल ही आता है, बट ये वाला जो है ये जेईई के कंपैरिजन में इजी है। मतलब अगर आप जेईई के पीवाईक्यूज देखो, उसमें से ये इजी वाले पोर्शन के अंदर लाई करते हैं। ऑब्वियसली आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठा के कोई क्वेश्चन जेईई के अंदर नहीं आता। आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आप उसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। इजी का मतलब सिर्फ एक सिंगल कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीडियम और टफ है जहां पर 2 या 3 कंसेप्ट को मिला जुला के क्वेश्चन पूछा जाता है। इजीज आर दोज वंस जो सिर्फ एक सिंगल टॉपिक से एक फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो वाले भी क्वेश्चंस 65 से 70% तक आ रहे हैं। ओवरऑल देखो तो 15-16 और 7-8 क्वेश्चन इजी हैं, सिर्फ इजी। एवरेज इजी मार्क्स इज 153। जेईई मेंस 2023 ये जनवरी वाले सेशन के लिए, जनवरी से सेशन 160 का मतलब 40 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाले थे, जो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला बेस था। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंसेप्ट उसके अंदर नहीं यूज हुए थे, उसके अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट था और एक ही कंसेप्ट पे लगकर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ऐसे 40 क्वेश्चन आए थे। अगर सिर्फ
इजी वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो तो 160 किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। ये सारा डेटा देख लेना बाद में। हमसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं कि अब 99 परसेंटाइल कैसे स्कोर करें फॉर जेईई मेंस 2025। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ पे लाई कर रहे हो, लेवल 0, 1 या 2। 0 का मतलब अभी आप सीबीएसई में भी 60% स्कोर कर रहे हो तो मेरे भाई जेईई को छोड़ो, पहले अपना बेस बढ़ाओ, सीबीएसई पे जाओ, सीबीएसई की मेहनत करो। 1 अगर आप 70 to 75% हो, यहाँ से आप जेईई की प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। और 80% आ गया तो सीबीएसई में आप अच्छे से कर रहे हो, मतलब अब सीबीएसई तो बहुत अच्छे से चल रहा है, यहाँ से आगे जाकर प्रैक्टिस करो जेईई के लिए। 2 तरीके के बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या तो जिन्होंने ड्रॉप करा है या जो अभी क्लास 12th में आए हैं। क्लास 12th वाले हैं जिनको अभी पूरा 12th का सिलेबस करना है, और ड्रॉपर वो है जिनको पूरा सिलेबस आता है, अब उन्हें सिर्फ रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा, और जो बैकलॉग्स रह चुके हैं, जो टॉपिक्स उनके रहते थे, वो वाले टॉपिक्स कवर करके आगे बढ़ने हैं। ठीक, आगे टारगेट है हमारा जनवरी अटेम्प्ट फोकस करना है, अप्रैल अटेम्प्ट फोकस ही नहीं करना, हमें जनवरी 2025 का अटेम्प्ट ही फोकस करना है, यही मेन टारगेट है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। अक्टूबर से ज्यादा टाइम ही नहीं देना अपने आप को। अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने, बहुत टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इवन इफ आप 12th में हो तो भी अक्टूबर तक आपका जनरली सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको 11th रिवाइज करनी है। 15 दिन का बफर टाइम दिया है कि इन केस यहाँ पर कुछ रह जाए तो यहाँ पे कंप्लीट करना है, कोई सा बैकलॉग रह गया तो यहाँ पे कंप्लीट करना है। इस 15 दिन के बाद 15 नवंबर से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम होता है जनरली जनवरी एंड में, तो यहाँ पर जनवरी पूरा और दिसंबर पूरा, यहाँ पर जो आपके पास 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं, इस पूरे 2.5 महीने में सिर्फ रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट देते चले जाना है। रिवीजन करनी है, अच्छे से रिवीजन करनी है, लगातार रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट देना है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज करना है वीडियो देखते जाओ, मैं सारी की सारी चीज बताऊंगा। आगे चीज, टाइम टेबल नहीं बनाना। भूल कर भी ये गलती मत करना कि अब बैठ के आप तो भाई पूरा साल अच्छे से पढ़ना है, मैं टाइम टेबल बना के बैठूंगा। भाई टाइम टेबल कुछ नहीं होता, टाइम टेबल बहुत बेकार की चीज है। टाइम टेबल आप एक बार बनाओगे, 2 दिन फॉलो करोगे, 4 दिन फॉलो करोगे, हफ्ते भर फॉलो करोगे, देन उसको छोड़ दोगे। बिकॉज टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जिस पर आप स्टिक नहीं रह सकते। भाई बीमार हो गए, लेट उठ गए, कुछ अर्जेंट काम आ गया, बाहर जाना पड़ गया, वो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता। इस वजह से एक टू डू लिस्ट बनाओ कि भाई मेरे को इस दिन में ये काम करना है, मेरे को दिन में 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। फिक्स मत करो कि भाई मैं 4 से 6 बजे तक मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा, मैं 6 से लेकर 8 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। भाई टू डू लिस्ट बनाओ कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, जैसे ही टाइम मिले। 3:30 बजे टाइम मिल गया, 3:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 4:30 मिला, 4:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ। फ्लेक्सिबल रखो टाइम टेबल को, टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम टेबल मत बनाओ। वेक अप एंड स्लीप ऑन फिक्स टाइम, बस टाइम इसी का फिक्स होना चाहिए, कब आप सो रहे हो, कब आप जग रहे हो, जिसकी वजह से दिमाग को ये पता रहता है कि भाई मैं इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है। मतलब ये एक वो टाइम है जहां पर दिमाग रिलैक्स रह सकता है। जब दिमाग रिलैक्स रहेगा तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। तो मतलब जब दिमाग को पता है कि भाई इस टाइम रिलैक्स रहना है, तो वो बाकी पूरे टाइम पर एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, इस टाइम पर ही वो रिलैक्स रहेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लगातार लगे रहना है। ये नहीं कि अभी शुरुआत में जोश है भाई, नहीं इस साल तो बहुत अच्छे से करना, तो शुरुआत में जोश में लगे रहे, 1 महीने बाद छोड़ दिया कि भाई नहीं हो पा रहा मेरे से, तो या मैं थक गया, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, लगे रहना है लगातार, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपना स्टडी टाइम बढ़ाते जाना है। ये नहीं कि आज से ही हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 12 घंटे पढ़ रहे हैं। आज भले ही 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, बट ये टाइम ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाओ। डेली इसके अंदर 5-10 मिनट ऐड करते चले जाओ। बिकॉज ये याद रखो कि हमें एक स्प्रिंट नहीं लगानी है, हमें 100 मीटर की दौड़ नहीं लगानी है, हमें एक मैराथन के अंदर है। हमें जनवरी तक इसी तरीके से काम करना है और आगे जाते जाते अपने एफर्ट्स को बढ़ाते चले जाना है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं, मतलब अभी अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 12 से एफर्ट बढ़ा के 24 घंटे पे तो पहुंचने नहीं वाले। 12 इज मैक्सिमम भाई, 12 तो पढ़ना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जनवरी पे पहुंच के भी 12 घंटे नहीं पढ़ना, आप 10 घंटे पढ़ लो जनवरी तक पहुंच के, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अभी 2 घंटे से शुरू करो, जनवरी तक 10 घंटे तक पहुंचना है, उसमें सिलेबस कंप्लीट करना है, उसी हिसाब से परफॉर्म करो। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलो, लगातार लगे रहना है, रुकना नहीं है, ब्रेक्स बहुत कम लेने हैं। एक स्लो एंड स्टेडी पेस पे चलते जाओगे तो आप रेस जीत जाओगे। स्लो एंड स्टेडी मींस द रेस, भागते भागते कुछ नहीं हासिल होने वाला, बीच में थक जाओगे, हार जाओगे। लगातार धीरे धीरे करके चलते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। चलो 7 से 8 घंटे डेली सोना ही है, एटलीस्ट लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भैया ने कहा था एटलीस्ट तो मैं 10 घंटे सो गया, भाई ये नहीं करना तुम्हें। 7 से 8 का मतलब भाई 7 घंटे रात को सो लो तो 1 घंटा दिन में सो लो, नहीं तो सीधा 8 घंटा
रात को सो लो, दिन में बिल्कुल रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 8 आवर्स द मैक्सिमम टाइम ऑफ स्लीप दैट यू नीड टू हैव नाउ। सुबह सुबह उठ रहे हो तो एक्सरसाइज की एक हैबिट बना लो, 30 से 60 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी होती है। इससे क्या होता है ना, आप सुबह एक्टिव हो जाते हो, आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, आपकी बॉडी खुल जाती है। फिर आप को ऐसा नहीं होता कि हाँ अब मैं थोड़ा रेस्ट करूं या मैं आराम, पूरे दिन के लिए वो एनर्जी बनी रहती है। प्लस ब्लड फ्लो बढ़ता है जो कि माइंड के फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है, आपको बेटर फोकस प्रोवाइड करता है, आपको बेटर कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। इस वजह से एक्सरसाइज करना इज रियली वेरी नेसेसरी। और कुछ भी नहीं, जॉब करके आओ, जिम जाओ, नहीं तो स्किपिंग कर लो घर पे, कुछ भी डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जाके गेम खेलाओ, गेम मतलब जाके कोई बाहर आउटडोर स्पोर्ट ज्वाइन करो, क्रिकेट खेलो, दोस्तों के साथ जाके फुटबॉल खेलो, मोबाइल के गेम छोड़ दो। एक्सरसाइज करनी है 30 से लेकर 60 मिनट डेली, ठीक है। टोटल स्टार्टिंग टाइम एक डे के अंदर आपका अराउंड 7 से 8 घंटे का होना चाहिए आइडियली। मैं कह रहा हूँ 3 घंटे से आज से ही शुरू करो, 3 घंटे से आज से ये वीडियो देखिए, 3 घंटे से शुरू करो और फिर 7-8 घंटे में उसको धीरे धीरे करके लेके जाना है आपको। इस टाइम को 3 स्लॉट में डिवाइड करो, पहला 4 घंटे का, फिर 1.5 से 2 घंटे का और फिर 1.5 से 2 घंटे का, ठीक है। अभी के लिए 3 घंटे का है तो ये वाले बहुत है। इसके अंदर इसको अभी के लिए 1 घंटा कर दो, इसको अभी के लिए 1 घंटा कर दो और इसको अभी के लिए 1 घंटा कर दो। धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाओ, सारा सारा का सारा बढ़ता चला जाएगा। ये जो शुरुआत, ये जो 4 घंटे जो मैं कह रहा हूँ जो आपके मैक्सिमम टाइम पर जाएगा, ये 4 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी है। इस 4 घंटे में आप खुद का पढ़ोगे, आपका जो बैकलॉग है, आपको जो रिवाइज करना है, आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। ये 1.5-2 घंटे, ये 1.5-2 घंटे बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग के हैं। मतलब जैसे कि आज आप कोचिंग गए तो कल आप क्या पढ़ोगी, कल आज आप कोचिंग गए, आपने मान लो 4 से 7 तक कोचिंग अटेंड करी, घर पे आप गए, आपने खाना पीना खा के 8:30 बजे आप पढ़ने बैठे, तो 8:30 से लेकर 10:30 या फिर 10 बजे तक आप वो सारी चीजें करोगे जो आज कोचिंग में आपको 3 घंटे पढ़ाई गई। 3 घंटे जो पढ़ा है उसको 1.5 घंटे में रिवाइज करने की कोशिश करो, सारे के सारे क्वेश्चंस करो, सारे के सारे सॉल्यूशंस निकालो अच्छे से खुद को समझाते हुए। अगले दिन जब आप कोचिंग जाओगे, उस कोचिंग जाने से पहले एक 1.5-2 घंटा निकालो और जो कोचिंग में लास्ट डे पढ़ाएगा, मतलब आज जो पढ़ाया है वो कल आप वापसी रिवाइज करो, ताकि आगे आने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो इससे तो रिलेट होगा ही होगा, तो ताकि आपको वो याद रहे कि भाई कल ये पढ़ाया था, आप इससे रिलेटेड ही आगे पढ़ाएंगे, तो कहीं पे कुछ कंफ्यूजन ना हो, चीजें क्लियर होती चली जाए। आप एक बार कोचिंग में पढ़ा, घर आगे रिवाइज करा, जाने से पहले रिवाइज करा, 3 बार अगर आप एक चीज को पढ़ोगे तो कैसे याद नहीं होगा, कैसे बेसिक क्लियर नहीं होंगे भाई, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सिर्फ ये वाली चीज को फॉलो करो, सेल्फ स्टडी के लिए अलग टाइम, कोचिंग आने और आने के बाद और जाने से पहले एक बार रिवाइज, आराम से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बात रही स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं लेकर आना। ब्रूस ली ने कहा था कि I fear not the ones who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who practiced one kick 10,000 times. अगर आप एक ही बुक पे स्टिक रहो और उसी को लगातार उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ तो वो बेटर है, इंस्टेड ऑफ डूइंग थाउजेंड्स ऑफ बुक और क्वेश्चन किसी के भी नहीं हो रहे, सब में से आसान आसान उठा के कर लिए, वो नहीं करना भाई। फॉर एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाओ, आपने एनसीईआरटी उठाई और आप एनसीईआरटी से ही लगे रहे हो, आपने पूरा साल एनसीईआरटी पढ़ी है, क्वेश्चंस के लिए आपने कोई सी भी एक दूसरी बुक उठा ली, फॉर एग्जांपल आपने जेईई के पीवाईक्यूज की बुक उठा ली, आपने पूरा साल वो जेईई के पीवाईक्यूज करे हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक सारे के सारे 34 ईयर की पीवाईक्यूज की बुक आती है, तो वो 34 ईयर्स आपने कर दिए। इन 2 चीजों के अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप ये कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स मैंने क्लासिफाई कर दिया। लेवल 0 पर हो तो पहले प्रदीप और सीबीएसई की पीवाईक्यूज कर लो, अगर आप लेवल 1 पर हो तो एचसी वर्मा कर सकते हो, जेईई के पीवाईक्यूज कोचिंग मटेरियल। जेईई के पीवाईक्यूज करना तो मस्ट है, सारे के सारे पीवाईक्यूज जितने भी आपको मिल जाए वो बेटर है। 34 साल के मिले 34 साल के कर डालो, सारे के सारे कर डालो, जितने मिल रहे हैं वो करो। जेईई के पीवाईक्यूज इज अ मस्ट, कोचिंग जहां पे जा रहे हो उसका मटेरियल करना वो मस्ट है। अरिहंत सिंगेज करनी है करो, नहीं करनी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चीजें करनी मस्ट है। एंड देन एनसीईआरटी मस्ट है। इस साल से पहले तक मैं कभी नहीं कहता था कि एनसीईआरटी करो, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी करो, क्योंकि अब जो जेईई का पेपर है ना वो पिछले 2 साल से लगातार एनसीईआरटी बेस्ड बन रहा है। वो बच्चे ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी पढ़ के जाते थे। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं कहता था कि एनसीईआरटी फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करो बिकॉज बहुत बोरिंग है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो क्योंकि ये एक मस्ट है, अब इसको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज जेईई का पेपर इसी से सेट हो रहा है, यहाँ से रिलेट हो रहा है। एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इसके बाद एग्जाम्पलर करना है तो करो, नहीं तो मत करो। बाकी और कोई सारी चीजें ऑप्शनल है, करनी है करो, नहीं तो मत करो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी करनी है लेवल 0 पर, सीबीएसई की पीवाईक्यूज कर लो, बेस बिल्डिंग में हेल्प करेगा ये सारा। देन लेवल 1 पर हो, अच्छा चल रहा है सीबीएसई तो जेईई के पीवाईक्यूज कर लो, कोचिंग का मटेरियल कर लो, मस्ट है, करना ही करना है।
एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, फिजिकल के लिए मत पढ़ो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को रीड करना ही करना है, बाकी सब ऑप्शनल है। ये तो मैं कह रहा हूँ करो ही मत, बहुत एडिशनल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना, ये तीनों मत करो, जरूरत नहीं, इनसे काम चल जाएगा। बहुत मटेरियल, बहुत ज्यादा है, कोचिंग में मटेरियल मिल रहा है, जेई के पीवाईक्यूज हो गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पलर हो गया, बहुत ज्यादा मटेरियल है भाई, थक जाओगे। एक सिर्फ 5-7 महीने बचे हैं, इतना सारी चीजें नहीं करनी। मैथ में एनसीईआरटी से ही शुरू करना है, सीबीएसई के पीवाईक्यूज बेस बिल्डिंग में काम आएंगे, उसके बाद आरडी शर्मा छोड़ के आरएस अग्रवाल करना और आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव कर देना, जेई के पीवाईक्यूज आ रहे मस्ट, ये तो करना ही है, एनसीईआरटी करनी ही है। इन दो के अलावा कोचिंग का मटेरियल करना, 3 चीज। इसके अलावा कोई टाइम मिले तो कोई और से बुक उठाओ, नहीं तो मत उठाओ। और मैथ में तो वैसे ही मेजॉरिटी चीजें छोड़ के ही जाने वाले हो, क्योंकि मैंने कहा ना मैथ मुश्किल आनी है, आसान है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा जोर डालो, मैथ पे कम डालो। मैथ में अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आएगी तो मैंने जैसे दिखाया था 0 मार्क्स पे भी 39 परसेंटाइल आ रही है, तो वो मैथ अलग है, छोड़ दो उसको। अगर होगा भी तो 2 या 3 क्वेश्चन आप करके जाओगे उसके अंदर। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दो। पढ़ना कैसे है भाई, फिजिक्स के अंदर टीचर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। टीचर आपको जो समझा देगा ना, वो उससे ज्यादा आप किसी बुक को पढ़ के नहीं समझ पाओगे। एक अच्छा टीचर मिलना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स के लिए, एक ऐसा टीचर जो आपको कम टाइम में अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से समझा सके चीजों को, ये टीचर मिलना मुश्किल होता है। कई सारे ये फिजिक्स में गलती मत करना कि आप यूट्यूब पे देखो तो यूट्यूब पे बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, एक एक टॉपिक के वन शॉट भी अगर टीचर डाल रहे हैं तो वो 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट होते हैं चैप्टर के। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिसको 4 घंटे लेके कंप्लीट होने में एक अच्छे टीचर के द्वारा। अच्छा टीचर वही है जो अच्छे से कम टाइम में समझा सके, तो एक अच्छा टीचर ढूंढो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर कोई भी वन शॉट, अगर मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊं, और अगर एक मैं वन शॉट बना रहा हूं तो आई ट्राई कि मैं उसको 1 घंटे से अंदर अंदर लिमिट करूं, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो भाई उसको पढ़ के। क्या फायदा अगर मैं 4 घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा और फिर उस बच्चा उसको 4 घंटे देखेगा बैठ के, पहले मेरा टाइम जा रहा है 3 घंटे एक्स्ट्रा का, फिर बच्चे का टाइम जा रहा है, मेरे को तो यूट्यूब पे वॉच आवर मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे का तो वो 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हुआ ना। जो वीडियो 1 घंटे की होनी चाहिए थी वो 3 घंटा एक्स्ट्रा बच्चा देखेगा ही क्यों, और देख भी रहा है तो बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है। दैट्स रियली टोटल टाइम वेस्ट। लॉन्ग क्वेश्चन वाले सेशन देखो, वो ऐसे सेशन देखो जहां पर वो 3-3 4-4 घंटे क्वेश्चन बता रहे हैं, वो यूजफुल है। 3-3 4-4 घंटे एक चैप्टर पढ़ना इज रियली वेस्ट ऑफ टाइम। तो एक अच्छा टीचर मिलना फिजिक्स के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाएगा उसके नोट्स आपके काम आने वाले हैं। वो जो लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स के चक्कर में बिल्कुल मत करो, लॉन्ग नोट्स बनाओ अपने, उसके बेस पे क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन लगातार करते जाओ। पीसीएम तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब आप लगातार करोगे तो जो क्वेश्चन आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हुए वो, जो क्वेश्चन आपको लगे कि भाई इसमें डाउट आया थोड़ा बहुत वो, और जो क्वेश्चन आपको लगेगा भाई ये मैंने कर लिया लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा था, वो इन तीनों तरीके के क्वेश्चन को मार्क कर दो, स्टार मार्क मार दो क्वेश्चन के ऊपर। फिर जब भी आपका टेस्ट होगा या जब आप रिवाइज कर रहे हो तो वो वाले स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअसली बार बार करते जाना है, क्योंकि आपको खुद को लगा था कि ये क्वेश्चन अच्छा है, वो क्वेश्चन आपको लगातार करने हैं। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का सेम यही तरीका है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ। एनसीईआरटी से आपने शॉर्ट नोट्स तो कुछ नोट्स बनाए, उसके साथ क्वेश्चंस करने लग जाओ। बिकॉज इनऑर्गेनिक में क्या होता है ना, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक्सेप्शन से ही आते हैं और वो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। तो क्वेश्चन करते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चन करो, और जो एक्स्ट्रा चीज है जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी थी, जो नोट्स में नहीं लिखी, उसको वापसी नोट्स में लिखते जाओ। इन दोनों को साइमल्टेनियसली करना है आपको। ऑर्गेनिक में टीचर ने पढ़ाया बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और रटने वाला पोर्शन होता है काफी ज्यादा। एक चीज करो कि नोट्स बनाने के बाद जब आप क्वेश्चंस पे जाते हो तो क्वेश्चंस और नोट्स को एक साथ रखो, मतलब नोट्स को अपने पास रखो और फिर साथ साथ क्वेश्चंस को करो। ये मत करो कि भाई मैंने नोट्स पढ़ लिया, मैं क्वेश्चन बिना नोट्स देख के करूंगा। नोट्स से देख देख कर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, उससे आपको याद करने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। मैथ में पहले एनसीईआरटी करो, फिर जेईई के पीवाईक्यूज करो, बहुत है। इसके आगे अगर आपको कोई और चीज करनी है तो वो करो, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। कोचिंग का मटेरियल तो ऑब्वियसली वो तो साथ साथ करना ही है, ये सारी चीजें आप लगातार करते चले जाओ। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट इज अ रियल नेसेसरी थिंग टू डू। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हो, तो कोई फायदा ही नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे अपने अंदर। आपको अपनी कमियां पता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और वो कमियां पता करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और टेस्ट जब भी आप दो, उस टेस्ट से पहले नोट्स को पढ़ो, मार्क क्वेश्चन कर लो सारे के सारे बिफोर द टेस्ट।
नोट्स पढ़ो और जो भी क्वेश्चन आपने स्टार मार्क करे थे ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस उनको करो, आपकी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। अब टेस्ट जब भी आप दो तो उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एनालिसिस कैसे होगी? क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन आपके गलत थे या जो क्वेश्चन आपने नहीं करे, तो आता नहीं था, या फिर वो क्वेश्चन आपको आता था बट आप कर नहीं पाए टेस्ट के दौरान, या फिर आपने उसके अंदर कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर दी इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। गलत और छोड़े हुए सारे के सारे, छोड़ दिया आता नहीं था और आता था हुआ नहीं, गलत हुआ तो सिली मिस्टेक कर दी इस वजह से गलत हो। ये आपको क्लासिफाई करना है कि क्यों गलती हुई, और इस गलती, इन 3 गलतियों के बेस पर आपको एक मिस्टेक बुक बनाना है, एक नोटबुक बनाना है जिसमें आप सारी की सारी मिस्टेक्स को लिखते जाओ। वो आपकी एनालिसिस कॉपी हो जाएगी, एनालिसिस नोटबुक हो जाएगी। आपको कंटिन्यूसली सारी की सारी चीजें उसके अंदर लिखते चले जाना है। उससे होगा क्या कि आपको अगले टेस्ट देने से पहले पता होगा कि मैंने इस टेस्ट में, पिछले टेस्ट में ये गलती करी थी, अब इसको मेरे को आगे रिपीट नहीं करना है। ये गलती थी, वो दिमाग में रहेगी ना भाई, ये गलती मैंने करी थी। लाइक जैसे सिली मिस्टेक होगी, आपने √2 की वैल्यू, मान लो √3 की वैल्यू 1.4 ले ली, क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा इससे। तो ये चीज आपको लिखनी है कि भाई मैंने √3 की वैल्यू 1.4 ली, तो जब नेक्स्ट टाइम आप, जब आपके √3 की वैल्यू है ना 1.4 ले लिया, 1.7 होती है इसकी वैल्यू। ऐसे करके आपको अपने दिमाग में बैठाना है चीजों को। मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट तक भी एक मिस्टेक बुक नहीं बनाई थी, वो बहुत रिग्रेट कर रहे थे इस चीज का। उन्हें नहीं पता था कि पहले टेस्ट में क्या क्या हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली 10 टेस्ट देने के बाद आप भूल जाओगे कि पहले टेस्ट में क्या करा था, क्या गलती करी थी। वो ही मिस्टेक बुक का काम आएगा, वही एनालिसिस नोटबुक में आप लिखोगे सारी की सारी चीजें। इसलिए एनालिसिस, ये मिस्टेक बुक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली हर टेस्ट की एक रिपोर्ट लिखनी है कि इस टेस्ट में क्या हुआ था, मेरे मार्क्स क्यों कटे, कहाँ कटे, कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है खुद के लिए हमें जानना। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वो ये एनालिसिस नोटबुक नहीं बनाई थी, वो एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत रिग्रेट कर रहे थे इस चीज का, और बहुत डांट भी खाई थी उन्होंने मेरे से। देन प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस लगातार करते चले जाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब लेस टाइम, मतलब जितना ज्यादा समझोगे चीजों को उतना ज्यादा आपको कम टाइम लगेगा आगे चलकर। अभी के लिए टाइम लगा दो समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए एक कंसेप्ट को समझने में जहां पर 10 मिनट लगने हैं, आपको अगर आधा घंटा लग रहा है, 10 मिनट की जगह पर अगर आपको आधा घंटा लग रहा है, तो मेरे भाई लगाओ, आधा घंटा लगा दो। लेकिन बाद में ये नहीं होना चाहिए कि इस कंसेप्ट में वही क्वेश्चन आ रहा है और वो आपको नहीं आता। अगर अभी आधा घंटा लगा दो, क्योंकि वो बाद का टाइम बचाएगा। अभी का तो टाइम लगेगा, लेकिन बाद का टाइम उसके वजह से बचेगा। एक्टिव रिकॉल करो रिवीजन की जगह पर। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपने रिवीजन खोला, आपने रिवीजन की नोटबुक उठाई और रिवीजन की नोटबुक को पढ़ नहीं रहे, उस इंस्टेड आप क्या कर रहे हो कि आपने एक नोटबुक अलग से ली, सेपरेट खाली, और उस पर लिखते चले हो कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या याद है। उस चैप्टर के अंदर आप, मान लो आप ग्रेविटेशन को रिवाइज कर रहे हो, तो ग्रेविटेशन में क्या क्या था, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, इसमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंड उसके अंदर जितने भी ग्राफ आ रहे हैं, वेरिएशन ऑफ जी का, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, वो सारी चीजें जितने भी याद है आपको सारी सारी लिख दो। एंड देन उसको फिर अपने नोट्स से मैच करो कि क्या सही लिखा और क्या गलत लिखा। वो आपके माइंड को ज्यादा फोर्स करेगा सोचने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड से खींच के लेकर आएगा। एक्टिव रिकॉल इज रियली मोर हेल्पफुल देन रिवीजन। और जब रिवीजन भी करो तो फास्ट रिवीजन करो, वैसे मत बैठ जाओ रिवीजन कि भाई एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़े जा रहे हो। जो चीजें आती हैं उसको 50 बार पढ़ के क्या फायदा। जो चीज आती है वो तो आती ही है ना, उसको 50 बार पढ़ के कुछ फायदा ही नहीं है। इंस्टेड बहुत जल्दी रिवाइज करो, क्योंकि आपको मेजोरिटी ऑफ द चीजें आती होंगी जब आप रिवाइज कर रहे हो। जो नहीं आता उस पर ध्यान लगाओ, उस पर थोड़ा टाइम लगाओ। देन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक आती हुई चीज को ज्यादा टाइम दोगे तो आप जो चीज नहीं आती उस पर कम टाइम दे पाओगे। ये टाइम मैनेजमेंट होता है कि आपको ये जानना है कि कौन सी चीज पे ज्यादा टाइम चाहिए, कौन सी चीज पे कम टाइम चाहिए, किस चीज को बिल्कुल ही टाइम नहीं चाहिए। अपना मुझे रिफ्रेशमेंट कब करना है, अपने माइंड को कब रिफ्रेश करना है, कब सोना है, कब जगना है, कब कोचिंग जाना है, ये सारा टाइम मैनेज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, डाउट रिजॉल्व करते चले जाओ। बिल्कुल भी एक भी डाउट मत छोड़ना। आगे जाकर वो डाउट कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बन के आ जाएगा और वही फाइनल पेपर में आ गया तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा उसी पॉइंट पे बैठे हुए कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं डाउट में था, अगर ये मैं पूछ रहा था तो आज सॉल्व हो जाए। डाउट बिल्कुल भी एक भी मत छोड़ना। और बचे हुए बैकलॉग्स तो उन चैप्टर से शुरू करो
जिसकी वेटेज ज़्यादा है। वेटेज आपको पता है कि जेईई में किसकी वेटेज क्या आती है, नेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और बैकलॉग क्लियर करते हुए थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चले जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाओ। क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन आपको बताएंगे भाई कि जरूरी क्या है। नोट्स बनाते हुए ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, नोट्स बनाए, नोट्स बनाते बनाते लिखते चले जाओ कि कौन सा क्वेश्चन किस साल आया था। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ ये इस क्वेश्चन में ये इस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, 2013 में आया, ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन 2021 में आया था, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन 2023 वाले पेपर में अभी अभी आया है। ऐसे टॉपिक वाइज लिखते जाओ कि इस टॉपिक से इस साल में क्वेश्चन आया था, उससे आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक जरूरी है, और वो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको ज्यादा मदद करेगा। फॉर्मूले और फॉर्मूला शीट्स लगातार बनाते जाओ। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे रिएक्शन अगर एक जगह लिखे हो तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। संडे को रिवीजन डे के तौर पर रखो, संडे को बहुत एक्स्ट्रा चीजें मत पढ़ो, सिर्फ रिवाइज करो, रिलैक्स करो, मोर इंपॉर्टेंटली रिलैक्स करो, मोटिवेटेड रहो, ब्रेक्स लेते रहो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, कंटिन्यूसली एक स्टडी और एक नॉर्मल पेस पर लगातार भागते जाना है। मैराथन में भागना है, हमें स्प्रिंट नहीं लगानी, हमें 100 मीटर 200 मीटर पर जाके नहीं रुकना, हमें जनवरी तक कंटिन्यूसली भागते हुए चले जाना है। तो मेरे भाई फोकस्ड रहो, मोटिवेटेड रहो, अच्छे से बढ़ो, अच्छे से बढ़ो। कहीं पर भी किसी भी चीज में कैसी भी तकलीफ हो तो मुझे रीच करो, मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपकी जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ वो सारी हेल्प करूंगा। अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आ जाओ, डेली पाला में हमारा इंस्टीट्यूट है। ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन बताओ, वेबसाइट पे जाओ, कॉन्टैक्ट में हमारा सारी डिटेल मिल जाएगी, वहां पर अप्रोच करो हमें। एंड या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपको अगर मेरी गाइडेंस चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। अगर आपको खाली मेंटरशिप चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। जस्ट लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे दैट आई कैन। अब बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करते चले जाओ, बिल्कुल भी डाउट्स मत छोड़ो, मोटिवेटेड रहो, दिमाग में ये डालो कि भाई मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ये मैनिफेस्ट करते रहो कि मैं बीटेक सीएस या बीटेक जो आपकी फेवरेट ब्रांच है वहां पर हूँ, जो आपका फेवरेट कॉलेज है उसमें अपने आप को इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, खुद पे भरोसा रखो, आप क्लियर कर सकते हो। मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है, आपको खुद पे भी इतना ही भरोसा होना चाहिए। जस्ट कीप वर्किंग रियली हार्ड एंड कीप वर्किंग रियली स्मार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो, कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो वो मुझे बताओ, मैं जरूर हेल्प करूंगा आपकी, कि मैं जरूर उस चैप्टर के लिए वीडियो बनाऊंगा। मुझे बताओ, कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करना कि भैया मैं आपको इंजीनियर बनके दिखाऊंगा या भैया मैं आपको इंजीनियर बनके दिखाऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।